चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में होगा मतदान। वहीं मिजोरम में 7 नवंबर, एमपी में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को एक चरण में होगा चुनाव। 3 दिसंबर को सभी राज्यों में होगी मतगणना। चुनाव आयोग ने कहा 5 राज्यों में पहली बार वोट डालने वालों की संख्या 60 लाख से ज्यादा। सुरक्षित और शांतिपूर्ण मतदान के लिए होगी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। भारत दौरे पर आई तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद हुए 6 समझौते। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर चुनाव आयोग में आज फिर सुनवाई। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर किया है दावा। इजरायली सेना और फिलिस्तीनी हमास के बीच संघर्ष जारी। दोनों पक्षों की ओर से अब तक 1100 से अधिक की मौत। खेल की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज हैदराबाद में खेले जा रहे मैच में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड्स आमने सामने। नीदरलैंड्स का टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला। न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत। नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेकिन समाचार विस्तार से। चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में 7 नवंबर को, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। मिजोरम, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November and for phase 2 17th November. वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh and date of poll would be 7th November. So first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and 1 phase in Madhya Pradesh. इसके अलावा राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होगा। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होगी। Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in 1 phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राजनीतिक दलों को मुफ्त वाली चुनावी घोषणाओं को पूरा करने के लिए भी मॉडल तैयार करना चाहिए। कमीशन ने एक परफॉर्मा इशू किया था जिसमें ये बताने के लिए
प्रस्ताव एक कंसल्टेशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ की गई थी एंड दैट परफॉर्मा इज इन पब्लिक डोमेन। ये परफॉर्मा बेसिकली ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में क्या करेंगे ये बताने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ वोटर को ये जानने का अधिकार है कि ये कब करेंगे, कितना करेंगे और कैसे करेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा भारी बहुमत से सभी राज्यों में सरकार बनाएगी और आगामी 5 वर्षों के लिए जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कटिबद्ध भाव से काम करेगी। राजस्थान चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि राज्य की जनता कांग्रेस के भ्रष्ट शासन से तंग आ चुकी है। आज चुनावी तिथि की घोषणा के साथ ही गहलोत सरकार का राज्य की सत्ता से जाना तय हो गया है। थोथी घोषणाओं के थंबों पर टिकी ये सरकार, जिसने भ्रष्टाचार को, जिसने बलात्कार को, जिसने बेरोजगारी को, महंगाई को, पेपर लीक को राजस्थान की पहचान बनाया, वो सरकार अब जाने वाली है। उसकी अंतिम तिथि आज इस घोषणा के साथ में सुनिश्चित हो गई है। राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देखिए, चुनाव आयोग तारीखों को पहले भी देता रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस सरकार फिर से सत्ता पर काबिज होगी। देखिए, तारीखें तो चुनाव आयोग देता रहा है और संवैधानिक व्यवस्था है, दी है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग तैयार हैं और 23 तारीख को राजस्थान की जनता, राजस्थान के आदरणीय मतदाता हमारी गुड गवर्नेंस, हमारी अच्छी योजनाएं, हमारा अच्छा बजट, जो गारंटियां हमने दी हैं उससे सबसे खुश हैं। तो राजस्थान की जनता ने मन बना लिया अब की बार कि हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को रिपीट करेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। हम उन सभी 5 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। Congress party is totally confident on winning all the 5 states. We are going to form government in all the 5 states where the assembly election is going to be happen. तो चुनाव का ऐलान हो गया है और किस तरह से चुनावी घमासान है, यही जानने के लिए हम अपने 3 संवाददाताओं के पास चलेंगे। हमारे साथ मुरारी गुप्ता हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं और अजीत हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, भोपाल से जुड़े हुए हैं। मुरारी जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से दोनों ही दलों ने दावा किया है। कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की टक्कर है वहाँ पर और दोनों ने ही दावा किया है कि उनकी सरकार बनेगी। किस तरह से आप वहाँ देख रहे हैं मुद्दों को देखते हुए और जो चुनावी लड़ाई है उसे देखते हुए? बिल्कुल रमा, चूँकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, इस नाते भी दोनों ही राज्यों के लिए, दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। पिछले 1-1.5 महीने की अगर बात करें तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की, 1 महीने जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने की और समापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में बड़ी सभा की। इसके बाद लगातार पिछले 11 महीने में जिस तरह लगातार प्रधानमंत्री के 9 दौरे राजस्थान में हुए, उसको देख के हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को लेकर गंभीरता से प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, कल्याण बहुत सारे बोर्ड उन्होंने बनाए, चुनाव आचार संहिता लगने से अंतिम दिन तक उन्होंने लगातार घोषणाएं की, तो कहीं न कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए हम कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण चुनाव राजस्थान का है। क्योंकि पिछली बार का जो 2018 का जो चुनाव था उसमें सिर्फ 0.5% वोटों के अंतर से कांग्रेस की यह सरकार बनी थी। तो कह सकते हैं एक कड़ा मुकाबला पिछली बार जिस तरह देखा गया था, कहीं न कहीं एक अच्छा मुकाबला राजस्थान में देखने को मिल सकता है। रमा, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ अजीत भी बने हुए हैं भोपाल से। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे
जानना चाहेंगे, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो सियासी घटनाक्रम है और 2018 के बाद जिस तरह से वहाँ पर लगातार कांग्रेस ने सरकार तो बना ली थी, लेकिन जिस तरह से उसमें भीतरघात होता रहा और उसके बाद करीब 15 महीने के करीब ये सरकार चल पाई थी, 15 से भी कम ही टाइम था। किस तरह से अब देखते हैं दोनों दलों के सामने किस तरह की तैयारी है और किस तरह की चुनौतियाँ भी हैं? बिल्कुल रमा, देखिए मध्य प्रदेश में जो है वो सियासी पारा जो है वो कई महीने पहले से ही चढ़ना शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ, रणनीति के साथ मध्य प्रदेश के तमाम अंचल जो हैं वहां से 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी वहां पर, जो कि करीब 1 महीने तक पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों से होते हुए भोपाल आई थी, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के दिग्गज लीडर्स इस जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए थे। इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी ने जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं उसको आम जन तक पहुंचाने का काम किया, कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया और कोशिश की कि चुनाव के पहले जो कार्यकर्ता हैं वो मोबिलाइज हो जाएं, वो सक्रिय हो जाएं, साथ ही जो योजनाओं का लाभ जो मिल रहा है, केंद्र की योजना हो या राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन योजना के हितग्राही तक पहुंचा जाए और उनको जो है सरकार की तरफ उनको प्रेरित किया जाए, मोटिवेट किया जाए। कांग्रेस ने भी इसके जवाब में जन आक्रोश यात्रा जो है वो निकाली मध्य प्रदेश में, वो यात्रा भी कई मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में वो यात्रा चली। तो देखिए दोनों ही पार्टियां कोशिश कर रही हैं, एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। हालांकि बीजेपी ने करीब 79 नामों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है, जिसमें कि 39 नाम की पहले लिस्ट आई, फिर 1 नाम की लिस्ट आई, फिर 39 नाम की लिस्ट आई। तो बीजेपी ने 3 लिस्ट अब तक उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक कोई भी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की है। तो एक मानसिक बढ़त जो है बीजेपी मान के चल रही है कि उसे मिल गई, क्योंकि उसको उन्होंने पहले 3 लिस्ट जारी कर दी है। हालांकि कुछ जो छोटे दल हैं उन्होंने भी अपनी लिस्ट जो है पहली दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। देखिए मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पिछला चुनाव जो था 2018 का चुनाव बहुत कांटे का चुनाव था, बहुत टक्कर का चुनाव था, क्योंकि उस चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और 4 निर्दलीय और 2 बीएसपी और 1 सपा को सीटें उनकी खाते में गई थी। तो 230 में से ये पूरा आंकड़ा था, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज था वो बीजेपी को करीब 1.5% जो था वो ज्यादा मिला था। और ये वोटिंग परसेंटेज जो दिखाता है कि बीजेपी के पास वोट तो ज्यादा थे लेकिन सीटें कम हो गई थी। हालांकि बाद में 2021 में जब उपचुनाव हुए तो बीजेपी की जो सीटें थी वो 127 पहुंच गई और कांग्रेस की जो थी वो 96 तक सीमित हो गई, और ये अभी का यहाँ पर जो आंकड़ा है। तो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो जो गलतियां हुई पिछली बार वो ना दोहराई जाएं, पूरे प्रदेश को मोबिलाइज किया जाए। पूरे प्रदेश में तमाम देखिए योजनाओं की यहाँ बाढ़ आ गई है। लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है अभी कल तक उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे हर वर्ग को लुभाने का काम किया, हर वर्ग तक पहुंचने का काम किया, हर वर्ग तक तमाम योजनाओं को पहुंचाने का काम किया। यहाँ पर लाडली बहना योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि महिलाओं को जो है वो करीब 1250 रुपए अभी दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसको 3000 तक बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सीखो कमाई योजना है, इसके अलावा जो दूसरी जो योजनाएं चल रही हैं आम गरीबों के लिए योजना है। यहाँ पर देखिए हर समाज का जो जितने भी वर्ग आप सोच सकते हैं, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर हों, चाहे वो छोटे कर्मचारी हों, चाहे वो ठेला लगाने वाले लोग हों, रेहड़ी लगाने वाले लोग हों, सबके लिए कोई ना कोई योजनाएं बनाई गई हैं और उसका लाभ देने की कोशिश सरकार यहाँ पर कर रही है। तो कोशिश ये है कि हर वर्ग को लुभाया जाए, और ये लगातार पिछले कुछ महीनों से चल रहा है। हालांकि पहले ही बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में लगातार चल रही है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से इसमें काफी तेजी आ गई है। हालांकि देखिए कांग्रेस ने भी कोशिश की थी कि तमाम घोषणाएं की थी 5 सूत्री। उन्होंने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि हम 500 में सिलेंडर देंगे और हम महिलाओं को 1500 रुपए तक देंगे हर महीने। तो बीजेपी ने उसको पहले ही कर दिया है। यहाँ पर उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर है वो अब बहुत कम रेट में करीब 700-750 में मिल रहा है, और लाडली बहना योजना के तहत जो गैस सिलेंडर है वो 450 रुपए में मिल रहा है। तो ये देखिए लगातार होड़ चल रही है यहाँ पर, और अब आगामी जब चुनाव की जब घोषणा हो गई, चुनाव होता है तो होड़ चलती है। आपसे बात करेंगे, मुरारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, इसका लाभ लिया जाए, इस पर पूरा फोकस करेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मुरारी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दल उन मुद्दों को किस तरह से उठा भी रहे हैं। बिल्कुल रमा, यदि राजस्थान की मुद्दों की बात करें तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ सबसे प्रमुख मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 5 साल से जो गहलोत सर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन पर आरोप लगाते रही है, क्योंकि यहाँ पर फुल टाइम होम मिनिस्टर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही खुद ही गृह मंत्री का भी कार्यभार उनके पास है, तो
क्योंकि हर घटना, जो भी घटना होती है उसके लिए जिम्मेदार निश्चित रूप से वो खुद रहते हैं। तो इसको लेकर जिस तरह लगातार बात करें पिछले 2-3 दिन पहले भी कुछ 2 बहनों ने आत्महत्या की थी। इससे पहले लगातार जिस तरह घटनाएं हुई है, एक जयपुर की अगर बात करें तो जिस तरह एक लड़के की मौत के बाद लूटपाट का मामला रामगंज शहर में हुआ, तो उसको लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी से तमाम समाज के लोगों ने अशोक गहलोत सरकार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन भी किया था। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पेपर लीक जो यहाँ के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी लगातार पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर हावी है। लगभग 19 पेपर हैं जो लीक हुए हैं, जिनसे लाखों की संख्या में जो युवा हैं उनका जीवन, उनका करियर से प्रभावित हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक का जो मामला है उसको लगातार उठा रही है। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है किरोड़ी लाल मीणा, वो लगातार पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत पर हावी होते रहे हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो कांग्रेस है, उनके अंदर के खुद के अपने विधायक अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बयान देते रहे। जिससे कोटा में जो भरत सिंह उनके कांग्रेस के विधायक है, वो लगातार अपने ही मंत्री प्रमोद जैन भाया जो खान मंत्री है, उन पर लगातार चिट्ठी के जरिए, बयानों के जरिए लगातार हावी होता रहे। तो कहीं न कहीं जो भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है और कानून व्यवस्था, 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अशोक गहलोत पर लगातार हावी है। और कहीं न कहीं ये जो मुद्दे हैं आम जनता में, आम लोगों के बीच में भी ये मुद्दे हैं जो फ्लोट हो रहे हैं। और एक भारतीय जनता पार्टी किस तरह इन मुद्दों को बनाती है और कांग्रेस उसका किस तरह जवाब देती है, ये आने वाले विधानसभा चुनावों में देखने की बात होगी। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ के रायपुर से मनोज राणे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने घोषणा अब की है, लेकिन चुनावी घमासान ये माना जा रहा है कि कुछ महीने पहले से ही शुरू हो गया था। किस तरह से आप वहां पर ये लड़ाई देख रहे हैं और किस तरह से जो विभिन्न पार्टियों की, कांग्रेस और बीजेपी की जो रणनीति है वो क्या दिखाई दे रही है? आज तो औपचारिक तरह से इलेक्शन कमीशन ने जो घोषणा कर दी और जो चुनावी बिगुल बच चुका है, तो लेकिन इससे 1-1.5 महीने पहले से ही चुनाव की घमासान शुरू हो गया था। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने तरीके से अपने पक्ष में लोगों को, मतदाताओं करने के लिए लग चुके थे। भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही 1 महीना पहले परिवर्तन यात्रा शुरू की थी और इस यात्रा के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन के मामले में अपना प्रचार किया था कि राज्य की कांग्रेस सरकार पर आरोप, घोटाले के आरोप लगे हैं, शराब घोटाला है या फिर पीसीसी घोटाला, ये सारे भ्रष्टाचार और इसके मामले में राज्य सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। और परिवर्तन यात्रा के माध्यम से एक लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हल्की सी दिखाई दे रही है। अगर पिछले 2018 के चुनाव के नतीजे को देखा जाए तो कांग्रेस ने 68 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार उनके पास 71 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास 17 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी 2 सीटें और 3 छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी है उनके पास है। तो ये जो पार्टी पोजीशन अभी छत्तीसगढ़ में है, तो इससे लेकिन मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता किया है, तो इसका भी एक थोड़ा कुछ इलाके में हमें असर दिख सकता है। अगर 2018 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 90 सीटें जीती थी और 90 सीटें में से 15 सीटें जीती थी और उन्हें जो मत प्रतिशत हासिल हुआ तो 32.97 था। कांग्रेस ने 90 सीटें उतारी थी और उसमें 68 जीते थे, उनका मत प्रतिशत 43.04 था। और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जो जोगी जी की पार्टी थी, उन्होंने 57 सीटें जीती लड़ी थी और 5 जीते थे। उनका अगर मत प्रतिशत देखा जाए तो 7.61 है। और बहुजन समाज पार्टी ने 35 सीटें पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और 2 जीते थे और उनका अगर मत प्रतिशत देखा जाए तो 3.87 था। 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उनके 2 सीट जीते थे। ये अगर 2018 की बात अगर कहें तो गत 5 साल में काफी परिवर्तन आया हुआ प्रदेश में। कांग्रेस के
इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार पर काफी घेरने के लिए घेर रही है राज्य सरकार को। वो फिर शराब घोटाला हो या फिर अवैध कोयला का घोटाला हो, ये सारे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार को घेर रही है। जी, आप बने रहे हमारे साथ अजीत द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। अजीत, आपके पास आना चाहेंगे। और आप जब अपना विश्लेषण दे रहे थे, आपने बताया कि जो चेहरों का चयन है, चुनावी चेहरों का चयन है, उसमें बीजेपी कुछ आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या वजह है कि जो कांग्रेस है, इस अगर होड़ कहते हैं उसमें चेहरों का चयन एक बहुत महत्वपूर्ण, अगर इसे प्रक्रिया कहें तो सही होगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। तो कांग्रेस के सामने किस तरह की दुविधा वहाँ पर आ रही है? देखिए रमा, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो है एक कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी ने कई अवसरों पे इसको प्रूव भी किया है कि जो संगठन जो है वो कितना मजबूत है। मध्य प्रदेश में जब पहली सूची जारी हुई तो उसमें कई नाम ऐसे आए जो चौंकाने वाले थे। जब दूसरी सूची आई तो उसमें केंद्रीय मंत्री और कई सांसद जो थे उनको जो है विधानसभा का टिकट दिया गया, जो कि चौंकाने वाली बात थी। और इससे न सिर्फ विपक्ष यानी कि जो बीजेपी के लोग हैं वो भी काफ़ी हद पर रह गए, चौंक गए। लेकिन देखिए, कोशिश ये है कि बीजेपी ने जिस तरीके से जो बड़े चेहरों को उतारा है, तो बीजेपी की रणनीति ये है कि जब कोई बड़ा चेहरा जो है वो वहाँ का है और वहाँ का स्थानीय निवासी है या वहाँ का वो रहने वाला है, जब वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा तो वो सिर्फ अपनी सीट नहीं, वहाँ की आसपास की जो आसपास की सीटें होंगी विधानसभा की, उसमें भी उसका प्रभाव जो है वो पड़ेगा। ये बीजेपी की रणनीति रही कि उन्होंने जो कई केंद्रीय नेतृत्व को यहाँ पर उतारा है मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें कि सांसद और केंद्रीय मंत्री भी है। कांग्रेस में समस्या यही, कांग्रेस अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं कर पाई है। कांग्रेस में अभी सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, कांग्रेस में कई गुट हैं वो सक्रिय रहते हैं और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के लीडर हैं, हम अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, सुरेश पचौरी की बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम इनकी बात करें तो ये देखिए, ये सभी लोग क्या है, इनके अलग अलग क्षेत्रीय गुट होते हैं और सभी जब सूची बनती है, जब मीटिंग होती है तो सभी अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। अरुण यादव जो कि मालवा से एक बड़ा नाम है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी नाम पिछली बार मुख्यमंत्री के लिए आया था, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उम्मीदवार के रूप में आगे आएँ। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में ये गुट जो है वो काफ़ी सक्रिय होते हैं, तो अपने लोगों को एडजस्ट करने के लिए सभी प्रयास करते हैं। इस कारण से अभी तक सहमति जो है वो आसानी से बन नहीं पाती है और इसलिए कांग्रेस की कोई भी सूची अभी जारी नहीं हो पाई है। एक बात और है, कांग्रेस ने जन आक्रोश यात्रा निकाली थी मध्य प्रदेश में। उस जन आक्रोश यात्रा का ही कई जगह पे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उन्होंने विरोध किया था, जिनको लग रहा था कि उनका टिकट इस बार कट जाएगा। ये भी देखने में आया कि कई जगह पर अपनी ही पार्टी की जो यात्रा थी उसका विरोध देखने में आया और कांग्रेस को आशंका थी कि अगर वो पहले सूची जारी कर देती है तो जो जन आक्रोश यात्रा है, जो कि जन आशीर्वाद यात्रा के टक्कर देने के लिए निकाली गई है, उसमें कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर से ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हमने देखा है मध्य प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में देखा है, जब पिछली बार जब टिकट जारी हुए थे तो हाथापाई तक की स्थिति जो है यहाँ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सामने आ गई थी। बहुत कड़ा विरोध जो है अलग अलग अंचलों में देखने को मिला था। तो कांग्रेस अभी तक लगातार दिल्ली में मीटिंग्स हो रही है, भोपाल में मीटिंग्स हो रही हैं, जो हाईकमान है उनके साथ बैठकें हो रही हैं, कमलनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह लगातार दिल्ली के दौरे कर रहे हैं, लेकिन आम सहमति अभी तक नहीं बन पाई है क्योंकि सभी लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा, उन्हें सभी गुटों को खुश करना पड़ेगा और कोशिश होगी कि असंतोष ना हो। देखिए, असंतोष सब जगह होता है, थोड़ा बहुत अभी बीजेपी में भी लिस्ट जारी हुई, थोड़ा असंतोष हुआ, लेकिन वहां पर उन्होंने मैनेज कर लिया। कांग्रेस का जो असंतोष होता है बहुत मुखर रूप से सामने आता है। जी, आपसे बात करेंगे इस बारे में भी। मुरारी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुरारी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अजीत द्विवेदी ने जिस तरह बताया कि अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं अंतर विरोध दिखाई देता है। अगर राजस्थान की भी हम बात करें तो कांग्रेस का जो अंतर विरोध था कई मौकों पर खुलकर सामने आया है। क्या इन चुनावों में ये भी एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है? बिल्कुल रमा, क्योंकि आपने भी देखा होगा पिछले लगभग 3-4 साल से जिस तरह सचिन पायलट को दरकिनार किया गया, उन्होंने बगावत की, दिल्ली में जाके अपने कुछ विधायकों को लेकर बैठ गए, उसके बाद फिर से पार्टी फोल्डर में आए, फिर वो अलग से उनके विधायक बाहर आए। इस तरह लगातार जो टसल हम कह सकते हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, निश्चित रूप से अभी बाहर मीडिया में वो चीजें नहीं आ रही, लेकिन सूत्रों के अगर माने जाए तो
सचिन पायलट और गहलोत के बीच में जो पुरानी टसल है वो निश्चित रूप से लगातार बनी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस तरह टिकट वितरण में सचिन पायलट के जो समर्थक है उनको कितना टिकट दिया जाता है, अशोक गहलोत कितना उन्हें स्पेयर करते हैं, उनके लोगों को कितना विधानसभा चुनाव में टिकट देते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तमाम सभाओं में स्पष्ट रूप से कहा है कि राजस्थान में कमल ही एक तरह से पार्टी का चेहरा होगा और उसी के नाम पर कार्यकर्ता लोगों को अवेयर करे, जागरूक करे। तो कहा इस तरह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चूंकि कार्डर बेस्ड पार्टी है तो चेहरों को लेकर निश्चित रूप से पहले एक बीच में बातें चलती रहती थी कि किस तरह कौन भारतीय जनता पार्टी में चेहरा होगा, वसुंधरा राजे होगी या और कोई व्यक्ति होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपनी तमाम सभाओं में कमल के निशान को पार्टी का चेहरा बताया है, उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्डर में एक स्पष्ट मैसेज गया है। लेकिन अभी कांग्रेस में किस तरह चीजें टिकट वितरण के दौरान निकल के आएंगी ये देखने वाली बात होगी और ये बड़ा रुचिकर दिलचस्प भी होगा। रमा, बिल्कुल, कई दिलचस्प फैक्टर आप बता रहे हैं। विषय जो है इस पर काफ़ी हम चर्चा कर सकते हैं लेकिन समय हमारे पास सीमित है। बहुत शुक्रिया इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका, अजीत द्विवेदी, और आपका भी राजस्थान से। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन भारत की यात्रा पर हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तंजानिया की राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों से जुड़े विषयों पर अपने विचारों को साझा किया। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से डिजिटल समाधान, 2023 से 2027 के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम, खेल, समुद्री सहयोग और तंजानिया में औद्योगिक पार्क की स्थापना शामिल है। पीएम मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। आज का दिन भारत और तंजानिया के संबंधों में एक ऐतिहासिक दिन है। आज हम अपनी सदियों पुरानी मित्रता को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। आज की बैठक में हमने इस भावी रणनीतिक साझेदारी की नींव रखते हुए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की। भारत और तंजानिया आपसी व्यापार और निवेश के लिए एक दूसरे के महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। दोनों पक्ष लोकल करेंसीज में व्यापार बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हमारे आर्थिक सहयोग के पूरे पोटेंशियल को रियलाइज करने के लिए हम नए अवसरों की तलाश जारी रखेंगे। भारत और तंजानिया इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इस संबंध में दोनों देशों ने आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। आज हमने कई वैश्विक एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। हिंद महासागर से जुड़े हुए देशों के रूप में हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी, पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपसी समन्वय बढ़ाने पर बल दिया। इंडो पैसिफिक में सभी प्रयासों में हम तंजानिया को एक बहुमूल्य पार्टनर के रूप में देखते हैं। भारत और तंजानिया एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। इस संबंध में हमने काउंटर टेररिज्म के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल किए जाने के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंध कायम करने की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उन्होंने तंजानिया में IIT के मद्रास परिसर की स्थापना की घोषणा पर पीएम मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। We have been working together in the development of various sectors, as they have been mentioned by His Excellency. But the decision by the Indian Institute of Technologies to establish the first ever overseas campus in our country is an honor and a privilege to us. We have been working in the supply of clean and safe water, as well as defense and security, also issues of our concern which have been adequately been worked out. बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। समझकर इन्वेस्ट कर। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। देखिए बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर सुनवाई है। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजित पवार के गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजित पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजित पवार महाराष्ट्र में NDA सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजित ने NCP पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजित पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को NCP का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। और अभी ये खबर आ रही है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। चुनाव आयोग ने आज ऐलान किया और इसके साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लिए 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची भाजपा ने जारी की और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी सूची में भाजपा ने 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। तो बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के लिए 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची भाजपा ने जारी की है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए भी दूसरी सूची में भाजपा ने 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो भाजपा ने तीनों राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। CM शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे।
और मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भी भाजपा के 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो गई है। मध्य प्रदेश के लिए 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। तो बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ के लिए दूसरी सूची में भाजपा ने 64 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने इस बात की घोषणा की है। नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट दिया गया है। तो विभिन्न प्रत्याशियों को उनके जो चुनाव क्षेत्र हैं वो भी जो है घोषित किए हैं भाजपा ने। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए प्रत्याशियों की सूची बीजेपी ने जारी की है और राजस्थान विधानसभा के लिए भाजपा के 41 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए 57 प्रत्याशियों की चौथी सूची भाजपा ने जारी की है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ और ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी ने तीनों राज्यों के लिए अलग अलग सूची जारी की है, क्या जानकारी आपके पास है? और जो प्रत्याशी हैं उनके चुनाव क्षेत्र भी जो है निर्धारित किए हैं, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी पहले ही देखें तो कई उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी थी। 3 सूची पहले ही जारी हुई थी और आज चौथी सूची जारी हुई जिसमें 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इसमें आप देखें तो कई महत्वपूर्ण एक तरह से कहें नामों का ऐलान किया गया है। कुछ नए चेहरे भी हैं और साथ ही साथ हम जानते हैं कि ये इशारा किया गया था कि वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ युवा नेताओं को भी मौका दिया जाएगा। तो उस तरह से हम देख रहे हैं कि कई बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं जो मध्य प्रदेश की सूची है। इससे पहले भी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो ऐलान किया गया था कई कद्दावर नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया था। आज 57 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है जिसमें हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण नाम है। मनीषा सिंह है, जयसिंह नगर से वो चुनाव लड़ेंगी। कुमारी मीना सिंह है, वो मानपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा संजय सत्येंद्र पाठक है, विजय राघोड़ से चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप देखें कि अगर छत्तीसगढ़ की सूची को देखें, बहुत नजरें थी लोगों की कि छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी ऐलान करेगी। उसमें सांसदों को जो मैदान में उतारने की जो एक हमने मध्य प्रदेश से एक शुरुआत देखी है विधानसभा चुनाव लड़ने की, उसमें रेणुका सिंह सांसद को भरतपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखें श्रीमती गोमती साव जो सांसद है उनको भी चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। सुकुमारी चौहान को भी चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कई महत्वपूर्ण नाम है। संयुक्ता सिंह जूदेव हैं जो चंद्रपुर से चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिलाकर आज छत्तीसगढ़ की जो सूची आई है 64 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया और ये दिखाता है कि इसमें कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं। युवा नेताओं को भी काफी प्रमुखता दी गई। उसके साथ साथ कुछ वरिष्ठ नाम भी जो मैं देख पा रहा हूँ, चूंकि अब से थोड़ी देर पहले ही सूची आई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बीजेपी ने हमने देखा मध्य प्रदेश के लिस्ट में कि कई ऐसे नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा है जो इस वक्त या तो केंद्रीय मंत्री हैं या फिर सांसद हैं। तो हम छत्तीसगढ़ की सूची में भी ये देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण नाम का ऐलान किया गया। इसके साथ साथ जो राजस्थान की सूची आई है, राजस्थान में आप देखें बीजेपी ने आज 41 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उसमें कई महत्वपूर्ण राज्य की राजनीति में कई महत्वपूर्ण नाम है। दिया कुमारी सांसद विद्यानगर से चुनाव लड़ेंगी। दिया कुमारी मौजूदा सांसद हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही साथ आप देखें संतोष मेघवाल सुजानगढ़ से, श्रीमती संतोष मेघवाल सुजानगढ़ अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीट है, वहां से चुनाव लड़ाने को उनको फैसला किया गया है। तो ये संकेत देता है कि कई वरिष्ठ जो नेता हैं उनको या उनके परिवार से किसी जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति को चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। और ये दिखाता है कि बीजेपी की जो रणनीति है इस बात कि कई राष्ट्रीय स्तर पर जो सक्रिय नेता हैं उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जाए। हमने मध्य प्रदेश में भी देखा
छत्तीसगढ़ में भी वो देख रहे हैं, और अब जो राजस्थान की सूची आई है उसमें भी कई एक तरह से देखें तो प्रमुख सांसदों के नाम है। कम से कम आप जो मैं सूची पढ़ पा रहा हूँ, दिया कुमारी सांसद, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं और सूची में कुछ नए एक तरह से कहें उम्मीदवारों के नाम भी हैं। नरेंद्र कुमार जो है वो महत्वपूर्ण उम्मीदवार है, मंडावा से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सूची बताती है कि एक तरफ संतुलन रखा गया है, कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया है, तो संगठन में काम कर रहे युवा नेताओं को भी चुनाव मैदान में उतारा गया। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बहुत चर्चित चेहरा है, राजस्थान की राजनीति में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रहती है, स्थान रहता है। इस तरह से कई हम नाम देख रहे हैं जो चर्चित नाम है राजस्थान की सूची में भी। तो पहली बात शैलेंद्र, एक बहुत छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से ये सूची जारी हुई है और जो नाम सामने आए हैं, बहुत सी अटकलें पहले थी, उन पर भी विराम लगता हुआ दिखाई दिया, और किस तरह की रणनीति बीजेपी की आपको दिखाई दे रही है? जी देखिए, आप देखें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बड़ी स्तर पर बड़े केंद्रीय नेताओं को चुनाव मैदान में, सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है, और काफी उम्मीदवारों को बदला गया है। चूंकि वहां पर बीजेपी सत्ता में है, उस लिहाज से वहां की एक रणनीति दिखाई देती है। लेकिन कमोबेश हम देखते हैं कि सांसदों को चुनाव लड़ाने की जो रणनीति है वो भले ही उतनी बड़ी संख्या में नहीं जितना मध्य प्रदेश में देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में भी एक सांसद हैं जो अभी तक सूची में आए हैं जिनको विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। राजस्थान में हम देख रहे हैं कि कई कद्दावर नेता वो चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, इसके संकेत मिले थे। और पहली जो सूची आई उसमें किरोड़ी लाल मीणा है, दिया कुमारी हैं, इस तरह के हम देख रहे हैं कि कद्दावर जो राज्य की राजनीति में नेता है, सांसद भी हैं दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा जैसे जो नेता, उनको चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया गया। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें शैलेंद्र। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। 26वें एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट की आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरुआत हुई। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 3 दिनों तक चलने वाली इस बैठक का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जिसमें ऊर्जा क्षेत्र, खासकर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में हुए तकनीकी विकास को दर्शाया गया है। हरदीप सिंह पुरी ने इस मौके पर कहा कि सरकार देश में बायोफ्यूल के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भारत में 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को समय से पहले हासिल किया जा सकता है। If you look at the energy sector, whilst the net zero target is 2070, but I think all my friends sitting in the first row have net zero targets, and I'm talking about GAIL, IOCL, HPCL, BPCL, all I think 2035 and 2040, which is far more short term than many of the people who are being prescriptive in terms of doing this quicker. चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों के दावे पर आज फिर सुनवाई है। दोनों गुटों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग ने शरद पवार और अजित पवार के गुट की याचिका पर सुनवाई की थी। इस दौरान अजित पवार गुट ने 42 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब अजित पवार महाराष्ट्र में एनडीए सरकार में शामिल हो गए। इसके बाद अजित ने एनसीपी पर अपना दावा भी ठोक दिया। अजित पवार के इस कदम के खिलाफ शरद पवार ने चुनाव आयोग का रुख किया। अब दोनों गुटों को चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखना है। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शरद पवार गुट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। अजित पवार गुट की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अजित पवार को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित किया जाना चाहिए और चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के प्रावधानों के तहत पार्टी का प्रतीक चिन्ह भी आवंटित कर देना चाहिए। और हमारे संवाददाता ऋषि कुमार और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे ये जो लड़ाई है ये अब तक कहाँ तक पहुँची? एक बार फिर से सुनवाई है इसकी। देखिए रमा, जैसे कि हम जानते हैं सुनवाई अभी शुक्रवार को शुरू हुई थी और हम जानते हैं कि सोमवार को आज के दिन उसको तय किया गया था, जिसमें कि हमने देखा था कि पहले दिन जो दावा किया गया था अजित पवार गुट की तरफ से, उस दावे के विरोध में जो शरद पवार गुट है उन्होंने अपना दावा किया था कि ये जो तथ्य हैं ये गलत हैं। और उसके बाद आयोग के सामने उन्हें ये बताना था शरद पवार गुट को कि इन आधारों पर उनका दावा कितना सही है। लेकिन जो पहली प्रक्रिया, चूंकि सबसे पहला दावा इसमें अजित पवार गुट की तरफ से किया गया है,
इसलिए यहाँ पर उनके दावे को पहले सुना जाएगा और उस दावे के सुने जाने के बाद हमने देखा था कि पिछली सुनवाई में शरद पवार गुट ने ये अपील की थी आयोग के सामने कि जब उनका पूरा पक्ष सामने आ जाए तो उन्हें एक बार फिर से सुनने का मौका दिया जाना चाहिए और वो जो तथ्य सामने रखे जाएंगे उनको काउंटर करने का मौका मिलना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने सहमति व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था, तो हमने देखा था पिछली बार अजीत पवार गुट की तरफ से काफी कुछ दावे किए गए थे, लेकिन उन दावों के काउंटर और सुने जाने को लेकर जो प्रक्रिया है उस पर ही करीब 1 घंटा शरद पवार गुट की तरफ से दावा किया गया था। अब ये जो पूरी की पूरी कवायद है इसमें पार्टी का नाम और सिंबल अलॉटमेंट को लेकर इसमें दोनों पक्षों का दावा है, लेकिन जो सबसे बड़ा दावा है कि विधायकों की और सांसदों के जो दावे हैं उसके आधार पर अजीत पवार गुट ने दावा किया है और वहीं शरद पवार गुट कहता है कि कार्यकर्ताओं का उनके साथ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि कार्यकर्ताओं का उतना दावा तो अजीत पवार गुट की तरफ से भी किया गया है, तो ऐसे में ये जो विरोधाभास की स्थिति बनती है कि किसका दावा सही है, ये प्रक्रिया को कोर्ट की तरह ही वहां पर सुनवाई होती है और अर्धन्यायिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग इन सब दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना कोई फैसला रखा है। जी बहुत शुक्रिया ऋषि पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बिहार में किसान महापंचायत सभा में पूर्व कृषि मंत्री और आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया है। सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार के अधिकारियों पर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि लाठी डंडे से डर लगता है कि सिर फूट जाएगा और 302 हो जाएगा, तो लोहिया ने बताया था आसान तरीका है, अधिकारी के मुंह पर थूक दो। कलेक्टर के मुंह पर अगर 100 आदमी थूक दीजिएगा तो वे कौन दफा में जेल भेजेंगे। फूल की माला क्यों पहनाते हैं आप? कलेक्टर को अधिकारियों के गर्दन में फटे हुए जूते की माला लटका दीजिए। सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में विकास के विरोधी सरकार में बैठे हुए अधिकारी हैं, यहाँ गांव में नक्सली नहीं है और ना ही जंगल में है। यहाँ सरकार की कुर्सी पर जो बैठे हैं वो नक्सली हैं जो जनता की बात को नहीं सुनते हैं। बिहार सरकार घुटने पर आई तभी हमने इस्तीफा दिया। जिस दिन मशीन लेकर भारतमाला एक्सप्रेसवे बनाने लोग आएंगे उसी दिन से हमारी लड़ाई शुरू होगी। सुधाकर सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों का आप भीड़ में वाहन जला दीजिए तब तो कोई दफा नहीं लगेगा, या उन्हें जूते की माला पहना दीजिए तब तो ये कोई मुकदमा नहीं कर पाएंगे। मंडी कानून को लेकर पूरे बिहार में आंदोलन शुरू होगा। तो आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह का विवादित बयान इस तरह से सामने आया है। और बुलेटिन में फिलहाल ले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। देश के गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाली आयुष्मान भारत योजना के 5 साल पूरे हो गए हैं। योजना के अंतर्गत देश के 26 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अभी तक 25.4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं, जबकि योजना के माध्यम से 5.7 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को मुफ्त इलाज का फ़ायदा मिला है। इस दौरान गरीब लोगों की 1 लाख करोड़ से अधिक की बचत और गरीबों को राहत मिली है। इस योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलता है। ये पूरी तरह से पेपरलेस सुविधा है। यही नहीं, मरीज को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक की जांच, इलाज और दवाइयाँ मुफ्त मिलती हैं। आपको बता दें कि पीएम आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलता है और इसमें लगभग हर तरह की बीमारी और सर्जरी को कवर किया जाता है। हमास के साथ जारी संघर्ष में इजराइल में मरने वालों की संख्या 700 और घायलों की संख्या 2100 से ज़्यादा हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि कुछ इलाकों को हमास के हमलावरों से अभी भी मुक्त कराया जाना बाकी है और लड़ाई अभी भी जारी है। अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि हमास ने कम से कम 100 इजरायलियों को बंधक बना लिया है। दूसरी तरफ इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में 400 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में हुई आपात बैठक में इजराइल के राजदूत ने हमास पर युद्ध
अपराधों का आरोप लगाया है। इस बीच पेंटागन ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका इजरायल को गोला बारूद और उपकरण प्रदान करेगा और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना को बढ़ावा देगा। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन ने एक बयान में कहा कि संयुक्त राज्य सरकार तेजी से इजरायल रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष पर दुनिया के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर देश हमास के इस हमले की कड़ी निंदा कर रहे हैं। भारत ने इजरायल पर हुए हमले की निंदा की और खुद को इजरायल के साथ खड़ा बताया, पर इसके साथ ही फिलिस्तीन का समर्थक मानी जाने वाली कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर संतुलित बयान जारी किया है। कांग्रेस भले ही वर्तमान परिस्थिति में संतुलित बयान देकर किसी भी तरह के विवाद में फंसने से बचना चाह रही हो, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ही फिलिस्तीन का समर्थन किया है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए उस पर फिलिस्तीन के साथ पहले किए गए कमिटमेंट से हटने और अपना समर्थन पूरी तरह से इजरायल को देने का आरोप लगाया था। इसके अलावा साल 2021 के जून महीने में कांग्रेस ने गजा में इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच चल रहे संघर्ष पर भारत के रुख की आलोचना की थी। बीजेपी ने शनिवार को इजरायल हमले को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। इस दौरान मुंबई आतंकी हमले सहित देश भर में विभिन्न आतंकी घटनाओं का उदाहरण देते हुए बीजेपी ने कहा, इजरायल आज जो झेल रहा है वही भारत ने 2004 से 2014 के बीच झेला। कभी माफ मत करो, कभी मत भूलो। बीजेपी की ओर से जारी किए गए वीडियो में राहुल गांधी का एक बयान भी शामिल किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर आतंकवादी हमले को रोकना बहुत मुश्किल है। तो इजरायल फिलिस्तीनी जंग पर किस तरह की राजनीति हो रही है, ये हमने दिखाया आपको। आगे बढ़ेंगे। आईसीसी एक दिवसीय विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का सामना नीदरलैंड्स के साथ हो रहा है। हैदराबाद में खेले जा रहे इस मैच में ताज़ा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बना लिए हैं। नीदरलैंड्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। विश्व कप के ओपनिंग मैच में कीवी टीम ने गत विजेता इंग्लैंड को भी करारी शिकस्त दी थी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के हाथों अपने पहले मैच में हार झेलने वाली नीदरलैंड्स की टीम इस मैच में उलटफेर कर विश्व कप में और रोमांच पैदा करने की कोशिश करेगी। आईसीसी विश्व कप में भारत के शानदार आगाज से हर देशवासी प्रफुल्लित है। मैच के बाद चेन्नई के स्टेडियम के बाहर भारतीय फैंस ने जमकर जीत का जश्न मनाया। चेन्नई में मौजूद हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने भारतीय फैंस के साथ बातचीत की। तो जैसा कि भारत ने पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत लिया है, अमित चिदम्बरम स्टेडियम में देखिए किस तरह का माहौल है। किस तरह से आपने इस मैच को एंजॉय किया, कितना इंपॉर्टेंट था इंडिया के एंगल से और किस तरह का विक्ट्री? So the last time I watched a World Cup game live was in 1996. So it's been so long and I was happy to bring my daughter today to the game. And believe it or not, it has been amazing since the day this time we stepped in. Everything was like exciting. The way the fielding was going on, the bowling was going on. Everybody pitched in with the wicket, and it started very dramatically with a lot of wickets going on the front of the innings. But Virat Kohli and KL Rahul ensured that India won the game pretty comfortably. पहली मैच था तो ये टोन सेट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था और कोहली और राहुल ने बहुत अच्छे तरीके से हमको जिताया और ये साल इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप। कोहली जिताएगा इंडिया को वर्ल्ड कप। बिल्कुल, आप बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के दल के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा एशियाई खेलों में एथलीटों की उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देने और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए प्रेरित करने का एक प्रयास है। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण पदक सहित कुल 107 पदक जीते। एशियाई खेलों में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। कार्यक्रम में एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के एथलीट, उनके कोच, भारतीय ओलंपिक संघ के अधिकारी, राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रतिनिधियों सहित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधिकारी भी भाग लेंगे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, मेडल्स की बौछार इस बार 100 पार। मैं अपने शानदार प्रदर्शन से हमारे देश को ऐतिहासिक गौरव दिलाने के लिए अपने सभी एथलीटों को सलाम करता हूं।
60 वर्षों में पहली बार एशियाई खेलों में हमने 107 पदक जीते हैं। 2018 के मुकाबले हमारे पदकों की संख्या में 52% की वृद्धि हुई है। हमारे एथलीटों की कड़ी मेहनत, तन्मयता और दृढ़ संकल्प ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण से ऊर्जा पाते हुए एक ऐसा खेल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जो हर स्तर पर एथलीटों का समर्थन करता है। जमीनी स्तर पर खेलो इंडिया योजना के माध्यम से और मध्य और विशिष्ट स्तर पर टॉप्स के माध्यम से ये ऐतिहासिक परिणाम आया है। जिस आत्मविश्वास के साथ हमारे एथलीटों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, उसने हर भारतीय को खुश होने का कारण दिया है। हमारे खिलाड़ियों ने जीत से कम कुछ स्वीकार नहीं किया और हमारे पदकों में 75% अधिक स्वर्ण पदक जोड़ दिए। हमारे एथलीटों के आत्मविश्वास और मैदानी कौशल ने 16 नई श्रेणियों में पदक दिलाए। हमारे महिला एथलीटों ने कुल पदक तालिका में 50% योगदान दिया। मैं एक बार फिर हमारे पूरे दल को बधाई देता हूं और 10 अक्टूबर को आप सभी से मिलने और इस ऐतिहासिक जीत की खुशी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। जय हिंद। आगे बढ़ेंगे। आज विश्व डाक दिवस है। हर साल ये दिन 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज न्यूज़ लेंस में आपको दिखा रहे हैं क्या है इसका महत्व और क्या कुछ है भारतीय डाक विभाग की उपलब्धियां। आज विश्व डाक दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल 150 से ज्यादा देश अलग अलग तरीकों से विश्व डाक दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को डाक सेवा के प्रति जागरूक करना है। हर साल इसके लिए एक थीम तय की जाती है। इस साल की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, जिसका मतलब है एक सुरक्षित भविष्य के लिए एक दूसरे का सहयोग करना। इसके इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 1874 में स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में पहली बार आज ही के दिन 22 देशों की साझेदारी से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का गठन हुआ था। इसके बाद 1969 में जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित सम्मेलन में इस दिन को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाए जाने की घोषणा की गई। भारत में डाकघर सबसे पुराने संगठनों में से एक है। साथ ही एक तथ्य ये भी है कि भारत का पोस्टल नेटवर्क विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 1854 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी। शुरुआत में डाकघर का उद्देश्य केवल डाक पहुंचाना था, लेकिन बाद में वित्तीय सेवाएं यानी बैंकिंग, बीमा और निवेश प्रदान करना भी डाकघर के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हो गए। संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना लागू की, जिसके तहत 1,29,854 ग्रामीण शाखा डाकघरों सहित 1,54,953 डाकघरों को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें सरकारी सेवाओं की बहुक्रियाशील डिलीवरी के लिए सक्षम बनाया गया। देश के सभी डाकघरों में कोर बैंकिंग सेवाएं, CBS और कोर बीमा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। ग्राहकों को ATM, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, NEFT और RTGS तथा ई-पासबुक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। डाकघरों में 13,352 आधार नामांकन और अद्यतन केंद्र और 429 पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यरत हैं। इसके अलावा 1,20,196 डाकघर सामान्य सेवा केंद्र की सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं। डाकघर में संचालित हो रही योजनाओं में डाकघर बचत खाता योजना, राष्ट्रीय बचत समय जमा खाता, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता, राष्ट्रीय बचत मासिक आय खाता, सार्वजनिक भविष्य निधि खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि खाता प्रमुख योजनाएं हैं। इन योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ उनकी संप्रभु गारंटी है, यानी ये सरकार द्वारा समर्थित हैं। साथ ही डाकघर की कुछ बचत योजनाएं आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर बचत लाभ भी प्रदान करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।